जी पार्ट A2 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन शबीर एसोसिएट हो गया, कोई मसला इसमें? ये अगले सवाल जो है ना, ये आपके होमवर्क में है, जब कर लें, ये आप मुहर्रम की छुट्टियों में कर लीजिएगा, आज नहीं करने, ठीक है? आज जो है बस क्लास वर्क में है। और जी होमवर्क नहीं है, होमवर्क ये है, लिख लें 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। मैं बता रहा हूँ कि ये आपको मैं आज शाम में या कल शाम में, मेरी कोशिश होगी आज ही कर दूँ सॉल्यूशंस अवेलेबल, कि नेट वगैरह बंद होने से पहले आपके पास पहुँच जाए, तो आप इसको फिर मुहर्रम की छुट्टियों में कर लेना, ठीक है? अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ क्वेश्चन 27, और उसके बाद फिर 28 में हमें टाइम लगना है थोड़ा सा, ठीक है? तो टारगेट तो यही है कि पार्ट A2 ही बने, लेकिन अगर 1 घंटे का हो गया और लगा मुझे कि आधा घंटा मज़ीद रहता है तो A2 मैं भेज दूँगा अपलोड होने के लिए, कि कुछ बच्चे ऑडिट में भी बैठे हुए, तो साथ के साथ ज़रा उनको भी पहुँचता जाए, देर ना लगे उसमें, ठीक है? 26 तक कहाँ से शुरू हुए हैं? ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है? 22, और कोई मसला होगा भी तो सोल्यूशन से आप देख लेंगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़रा रिक्वायरमेंट इनकी नज़र में डाल लेता हूँ, किसी की गड़बड़ ना हो। जॉइंट कॉस्ट है, और ये कोई थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग भी है, ट्राई करने में हर्ज नहीं है, की हुई है आपने, छोटी सी डिसीजन मेकिंग करवाई है इन्होंने। यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ऑफ ईच प्रोसेस बनाना है, और बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाना है। अच्छा, पता नहीं क्या होगा, खैर सोल्यूशन में देख लीजिएगा आप। आपने तो अपने तौर पर ट्राई करनी है कि आ गया सवाल, हैं सिंपल सवाल, मुश्किल मैंने आपको खुद कराना है। 24 के अंदर वही प्रोडक्शन रिपोर्ट वाला लिखा हुआ है, ये पुरानी ज़माने की बात है जब ये बना करती थी। अब मैंने आपको कहा है जहाँ प्रोडक्शन रिपोर्ट लिखा भी हो पुराने सवालों में, आपका उसके लिए मतलब आपका क्या होता है, प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है आपको, ठीक है? उसके बाद 24 के अंदर मैक्सिमम प्राइस दैट मे बी पेड फॉर रॉ मटेरियल, और कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है। देखें, पता नहीं आप क्या करेंगे, सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। जिसका ना आए वो माफ़ कर देना, वो फिर इंशाल्लाह बता देना मुझे छुट्टियों के बाद। अच्छा जी, प्लैटिनम लिमिटेड पे आ जाएं, ये क्वेश्चन हम करते हैं। बेसिकली 2 सवाल, मेरा जहन यही था कि NRV की बेस पर एलोकेशन वाला सवाल कर रहे होंगे, लेकिन वो पिछला सवाल भी सेल वैल्यू वाला निकल आया ना। अगर वो NRV वाला होता तो मुझे फिर ये छोटा सवाल ना करवाना पड़ता, ये भी होमवर्क होता। अगला सवाल NRV की बेस पर है, और जो सवाल अब आते हैं ये वो सवाल NRV पे ही आते हैं, तो इसलिए एक छोटा सवाल करवा रहा हूँ ताकि पहले NRV को संभालना आ जाए, उसके बाद फिर बड़े सवाल में उसके मसले मसाइल जो है वो समझ रहे हो, ना कि हम फिर NRV में फंसे हो, ठीक है भाई? वो बोर्ड की साइड मिटवा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन है, कंप्यूट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर February 2012। और ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट पर केजी फॉर अल्फा एंड बीटा। प्रॉफिट पर केजी मतलब ये पर यूनिट हो गया ना, ये केजी या यूनिट के हिसाब से बिकती होगी, ठीक है? PL मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा एंड अ बाय प्रोडक्ट जीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। Following information is available from PL's record for the month of February 12। डायरेक्ट मटेरियल इनपुट हुआ है 25,000 किलो, 25 रुपये के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर 15 रुपये पर आवर के हिसाब से 4,32,000 है। और नॉर्मल प्रोसेस लॉस आ गया है जी आज 20% ऑफ मटेरियल, लेकिन शुक्र है कंज्यूम्ड, यानी आउटपुट हो गया ना ये, तो क्या ख्याल है? अच्छा, उसके बाद हो सकता है इनपुट हो, ठीक है, चलें जो भी आप कहेंगे। इनपुट है आउटपुट है? इनपुट है आउटपुट है? कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? जितना मटेरियल लगा, कितना मटेरियल लगा, ये सब लग गया है। देखो, लॉस हो गया जो, वो भी लग गया है, और जो फिनिश गुड में पड़ा है वो भी लग गया है। तो कंज्यूम्ड के लफ्ज़ से आउटपुट ना समझ लेना खुदारा, ये इनपुट ही है, ठीक है? अच्छा, चले जी नेक्स्ट। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 10% पर डायरेक्ट लेबर आर, 10 रुपीज़, ठीक है? अब यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, थोड़ा सा ये बस फनकारी है। कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आर्स निकलेंगे, उन आर्स की बेस पर फिर आपने FH एब्जॉर्व करने हैं। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट स्क्रैप रेट इतने, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस भी आ गया और बाय प्रोडक्ट भी आ गई, ज़रा इसको भी देख लेंगे हम, क्या ख्याल है? ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू आउटपुट ऑफ द प्रोसेस अल्फ़ा, बीटा और जीटा जो है, इनकी आउटपुट रेशियो क्या है, ये उसने रेशियो में बताया। अभी सवालों के अंदर गिवन होता था, अब वो जो एक्चुअल आउटपुट निकलेगा शायद बैलेंसिंग निकले, मे बी, गिवन तो नहीं है कहीं पे। जितना भी होगा उसका 75% अल्फ़ा है
और 15% बीटा है और बाय प्रोडक्ट जीटा 10% है और इनकी सेलिंग प्राइसेस भी गिवन है। अल्फा इज़ फर्दर प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30। असल में ना ये जो इस सवाल के अंदर गिवन है ये अगले सवाल में गिवन नहीं है, तो मैं बुनियाद इसकी बनाना चाह रहा था। ठीक है, मैंने आपको जो NRV निकाल कर देनी है तो उसका फॉर्मूला मैंने कल क्या लिखा था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट या कंप्लीशन कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये सवाल में इसमें गिवन है तो NRV की कैलकुलेशन में ये तो एज इट इज़ यूज़ हो जाएगी, लेकिन जब ये नहीं गिवन होगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो ये कैसे निकालनी है, अगले सवाल में ये वाला मसला आना है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये सवाल करवाने के लिए आपसे 20 मिनट एक्स्ट्रा मांग लिए। ठीक है, हो सकता है वो 10 मिनट में जाए पर मांगे तो 20 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि उस सवाल के अंदर अब फ्लो बना हुआ है तो कह सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट में होना है, तो ये जल्दी हो जाए तो 1 घंटे की क्लास थी माना, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा टाइम बोरो किया ताकि हम इसको देखें ना। आज संडे भी है, एज सच कोई आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं, अगली क्लास है, तो जो कर रहे हैं वो तो ज़रा आराम सुकून से कर लें। ठीक है, ये है बहुत मुश्किल काम, अगर यहाँ पे बुनियाद पक्की हो गई तो फिर मुश्किल से मुश्किल सवाल में आप आराम से चल जाया करेंगे, इसलिए मैं ये सवाल पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, काम शुरू करते हैं जी। फिर अब कहानी वही है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है। ये बेसिकली क्या है, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ना, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट पहले निकलेगी और फिर यहीं पर रोका नहीं उसने जब प्रॉफिट मांग लिया हमसे पर केजी अल्फ़ा और बीटा का, तो जाहिर सी बात है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को हमें बांटना पड़ेगा अल्फ़ा और बीटा में। क्या ख्याल है? ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिस हैं वो सवाल के अंदर गिवन है, जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV। ये इसकी तलाश थी मुझे। असल में मैं जो पिछला सवाल करा गया ना गलती से आपको, वो नहीं कराना था मैंने, असल में मैंने कराना ये सवाल था, वो भी आपका होमवर्क होना था, क्योंकि वो तो कल जैसा सवाल था, बल्कि वो तो आपका होमवर्क ही था। तो मुझे माफ़ कीजिएगा आपका वो टाइम जो मैंने ज़ाया किया। अब इसके ऊपर आ जाए। नहीं यार, ज़ाया ही हो गया ना, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो मैं कराऊँ तो टाइम ज़ाया ही है। चलें जी, मार्कर को पसंद आ रहे हैं आपको? कोई चेंज कराए थे आपने? नहीं ना कराए, मैसेज कर दें उनको। अच्छा जी, अब मुझे प्रोसेस कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट चाहिए। अब ये नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अपना प्रोसेस अकाउंट बनाऊँगा। जो रूटीन है मेरी, क्वेश्चन नंबर बता दें। 27, बस स्प्रिंग 12 आ गया ना, उसके बाद अब रिसेंट काम शुरू हो जाना जी। PL, ठीक है जी बच्चों। केजीज है, लीटर्स है, क्या है, यूनिट्स है, केजीज है, तो केजीज और रुपीज़ ज़्यादा तो नहीं, बड़ी अमाउंट्स अगर हुई तो फिर 1000 में कर लेंगे, और उसके बाद आप पूरा कर लें इसको खैर से, केजीज और रुपीज़। अच्छा जी, अब प्रोसेस एक ही है अगेन, अगले सवाल के अंदर नहीं, ये प्रोसेस एक नहीं है। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग होती है, वो फर्दर प्रोसेसिंग का मसला हमें नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग पर जो कॉस्ट लगती है ना, वो उसने हमें वैसे ही सवाल में दे दी। वो क्या कह रहा है कि अल्फ़ा को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, यानी ये जो प्रोसेस अकाउंट है, ये जो प्रोसेस है जॉइंट प्रोसेस, इस जॉइंट प्रोसेस से जो दो चीज़ें निकलती हैं उसमें से अल्फ़ा जो है वो फिर अगले प्रोसेस में पड़ता है। लेकिन उस अगले प्रोसेस को सोचने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगले प्रोसेस में जितनी कॉस्ट लगती है अल्फ़ा में वो उसने दे दी है। मैं बेस बना रहा हूँ अगले सवाल की। अगले सवाल के अंदर ऐसे ही होगा, एक प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होनी है, लेकिन उसके भी प्रोसेस अकाउंट का डाटा गिवन होगा, उसमें पर यूनिट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन नहीं होगी। ठीक है ना, ये अभी सहूलत है। ओके, तो चलिए फिलहाल तो ज़रा जॉइंट कॉस्ट तो निकाल लें। ठीक है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पूरे सवाल में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, तो इसका मतलब बाकी ये जो इनपुट होगा ये सारे का सारा करंट मंथ का, इनपुट ऑफ करंट मंथ। जी बच्चों, मटेरियल इनपुट किया है, डायरेक्ट मटेरियल है जी, कितने किलोस, 25,000। अच्छा, और क्या रेट है इसका, एट द रेट ऑफ 25। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया, गिवन था या निकाल लिया आपने, निकाला है, चलें जी, 6,25,000। ठीक हो गया जी, ये लिख दिया आपने, तो 25,000 इंटू 25 कर दिया आपने।
जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, डायरेक्ट लेबर 4,32,000 रुपये गिवन है, लेकिन इस आर्स का को यूज़ करके हमने आगे एफओएच निकालने होंगे। बहरहाल जो काम होता है वो तो करें। तो डायरेक्ट लेबर कितनी है जी, ये देखें ना, एट द रेट ऑफ ₹15 गिवन है, लेकिन ये हमें 432 ये गिवन था, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इस 4,32,000 को डिवाइड करना है 15 से, तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स निकलेंगे, उसकी बेस पे एफओएच एब्जॉर्ब करवाने होते हैं। हमने यहाँ पे एफओएच एब्जॉर्ब लेने होते हैं ना, तो एफओएच जो एब्जॉर्ब्ड हमने लेने हैं वो एफओएच एब्जॉर्ब पर यूनिट तो 10 रुपये गिवन है, लेकिन कितने आवर्स हैं ये नहीं पता। तो ये 4,32,000 रुपये को पकड़ा, इसको डिवाइड किया ₹15 पर लेबर आवर से, ठीक है। तो एक वहाँ चले आंसर निकाल लें तो भी मर्जी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ₹10 जी। सही है, समझ आ रहा है ये क्या हुआ है सर? ले जी, डेबिट साइड हमारी सारी पोस्ट होगी। डेबिट साइड हमें गिवन होती है, हम उसको कॉपी पेस्ट किया करते हैं। अभी तक तो हमें यही नजर आया है जी। टोटल 25,000 पहले लिख लूँ, उसके बाद 000, ठीक है जी। डबल अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा, कोई अब नॉर्मेलिटी ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जी इस तरफ को, उधर तो आज तो फिर तो खैर है। अब सवाल में उसने कहा नॉर्मल लॉस भी है, बाय प्रोडक्ट भी है, और 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हमें नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट को अलग रिकॉर्ड करना है, जॉइंट प्रोडक्शन तो इकट्ठी ही होती है, उसको फिर अलग अलग करना पड़ता है। क्योंकि जैसे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट उन जॉइंट प्रोडक्ट्स के गुड यूनिट्स को जा रही है, वैसे ही बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बियर वही गुड यूनिट्स ऑफ मेन प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल वही ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। इसीलिए तो हम इधर भी ट्रीटमेंट सेम रखते हैं कि अगर कोई रिकवरी है तो उस रिकवरी से यही प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। इस बाय प्रोडक्ट ने और नॉर्मल लॉस ने जाके हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाया था, तो इनके जो रिकवरी है, इनका जो रेवेन्यू है जितना भी है, वो इसी कॉस्ट को ही कम कर दे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है। खैर, नॉर्मल लॉस भी है, और नॉर्मल लॉस को हमने लेना है एट द रेट ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप कितना है जी, ₹8 पर यूनिट पर केजी, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस उसने कहा है कंज्यूम्ड मटेरियल का 20% है, यानी इनपुट। इसको कर लें आप, मटेरियल कंज्यूम को आगे लिख लें इनपुट। तो 20% इनपुट, इनपुट कितना है जी 25,000, इसका 20% 5,000 किलोस क्या हो गए आपके, और इसको हमने 8 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपये पर रिकॉर्ड कर। उसके बाद क्या है जी, बाय प्रोडक्ट। वो बाय प्रोडक्ट कितने पर आनी है जी, उसका रेवेन्यू है ना। बाय प्रोडक्ट अपने सेल रेवेन्यू पे आती है ना बेटा, तो सेल रेवेन्यू गिवन तो है, सेल प्राइस गिवन तो है। बाय प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ रुपीज़ में लिख लूँ ना, मुझे पता है यूनिट्स नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, 1 मिनट सब्र कर जाओ। फिलहाल ये तो लिख लो, ये तो लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस कितनी है बाय प्रोडक्ट की, जीटा की 52 पॉइंट, तो ये लिख लो ना 52.5, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे यूनिट्स आएंगे तो वो रुपीज़ लिख लेंगे। पर अभी मेरे पास ये यूनिट्स हैं ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आना है जी, मेन प्रोडक्ट, बोलो, जिसको हम कहते होते हैं एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट किस किस चीज़ की है, अल्फा, और मैं ए और बी कर दूं, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये भी अभी मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। कोई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है नहीं है। कोई अब नॉर्मेलिटी के बारे में, नॉर्मल लॉस ने बताया, अब नॉर्मेलिटी 2 ही तरह से आ सकती थी, वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस या एक्चुअल आउटपुट देता, हम कंपेयर करते तो अब नॉर्मेलिटी आती गेन या लॉस की, या वो एक्चुअल लॉस देता और हम देखते नॉर्मल के डिफरेंस में कि उसमें कोई अब नॉर्मेलिटी तो नहीं हुई। ऐसा कुछ है नहीं, तो बस ठीक है, इसका मतलब जो नॉर्मल लॉस है वो आ गया, बाकी अब नॉर्मेलिटी कोई है, बाकी सारी की सारी क्या है आउटपुट, जिसमें कुछ जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बाय, उसकी परसेंटेज उसने दी हुई है, ठीक है। तो खैर, अब यहाँ पर बैलेंसिंग निकाल सकते हैं हम। तो टोटल 25,000 आ गया, 25,000, और यहाँ पर कॉस्ट भी जो है वो 1345,000 आ गई, ठीक है जी। अब
सारी आउटपुट, ये सारी की सारी आउटपुट जो है ये बैलेंसिंग निकलने लगी है। इसी की सारे की परसेंटेज उसने बताई हुई है हमें, ऐसा ही है। तो बताओ जी 25,000 में से 5,000 निकल जाए तो बाकी ये 20,000 बैलेंसिंग समझ में आता है। तो ये 20,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 20,000 जो बैलेंसिंग निकला है इसका कितने परसेंट इधर जाना है, 10% बाय प्रोडक्ट बन जाती है, यानी कि 2,000। तो बाकी का 20,000 जो था मतलब बैलेंसिंग वाला, उसमें से अगर आपने 2,000 माइनस कर दिया, ये अलग से भी कर सकते हैं वर्किंग वैसे बाय द वे, लेकिन यहाँ हो गई, करूँ अलग से, हो रही है मैनेज। चले तो ये जी 2,000 ये था, 2,000 kg, और ये कितना आ गया 18,000, जिसमें परसेंटेज लगाकर आप देख लें, देखना हो जब कि कितने परसेंट ए है और कितने परसेंट बी है। सही है, या बैलेंसिंग अलग से वर्किंग करूं इसकी? सही है, चलें ठीक है। लें जी अब ये हो गया यूनिट्स के हिसाब से पूरा। अब कॉस्ट भी आप बैलेंसिंग मेरे ख्याल से तो निकाल सकते हैं, ज़िंदगी सुकून में चल रही है। अब इधर आपने लेना है इसकी सेल वैल्यू, तो 52.5 इंटू 2,000 105,000 आ गया। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा बैलेंसिंग जी। तो बैलेंसिंग कितना आया 12,000,000 12 के बाद 0 है। अच्छा जी 12,000,000 समझ आ गया। कोई मसला यहाँ तक है तो बताएं, देख लें तसल्ली से देख लें। जी बच्चों, अगली बात, अब ये जो ज्वाइंट कॉस्ट आई है 12 लाख की, इसको एलोकेट करना है हमने अल्फ़ा और बीटा में ऑन द बेसिस ऑफ NRV। तो एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट हमने करनी है, एलोकेशन कॉस्ट की अल्फ़ा बीटा, और जाहिर सी बात है टोटल की बेस पर ही करना होगा, तो टोटल भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे ख्याल में हम यूनिट्स निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है, ताकि ये यूज़ करने पड़े आगे तो कर लें, या बाद में निकालेंगे, पहले NRV निकालते हैं, तरतीब तो वही थी। ठीक है जी, तो NRV के लिए मुझे क्या चाहिए, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 95 है और 175 है, 95 और 175। इसमें से लेस करेंगे हम एस्टीमेटेड सेलिंग कॉस्ट। एस्टीमेटेड सेलिंग कॉस्ट सवाल के अंदर कहीं गिवन है? मेरा नहीं ख्याल एस्टीमेटेड सेलिंग कॉस्ट नहीं है, तो चलो कोई नहीं, मैं 0 लिख देता हूँ, ज़रा फॉर्मेट तो बनना शुरू हो। कोई नहीं है जी। और उसके बाद लेस करेंगे इसमें से एस्टीमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, या एस्टीमेटेड रिपेयर कॉस्ट कभी आ जाती है। बहरहाल अभी हमारे सवाल में क्या है, एस्टीमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अल्फ़ा फर्दर प्रोसेस होता है 30 रुपये गिवन है, जबकि बीटा फर्दर प्रोसेस नहीं होता। इधर डैश लगाता हूँ, ज़रा दूर से नज़र आए, कुछ नहीं था यहाँ पे। जी बेटा, जीटा कहाँ है? जीटा तो ये अपनी कॉस्ट जो है वो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड होकर, इसकी कॉस्ट तो वैसे ही इन दोनों को चार्ज हो रही है और उसकी रिकवरी वैल्यू उसको फ़ायदा दे रही है, लाइक नॉर्मल लॉस। डेड स्लो हूँ मैं, कोई मसला नहीं, समझ आ रही है? अच्छा जी, कोई नहीं। NRV पर यूनिट आ गई है हमारे पास। NRV पर यूनिट कितनी जी? 65 और 175। लेकिन हमें हमारा काम इससे नहीं चलेगा, हमें टोटल NRV चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ। अब वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कहीं निकाल ली होते तो अच्छा होता। चलें,
हाँ सही है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हम यहाँ पर ही निकाल लेते हैं अब छोटे से वर्किंग करके। मेरा दिल था यहीं पे कॉस्ट एलोकेशन हो जाती जी। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड छोटी सी वर्किंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वर्किंग का नंबर फिर दे देंगे, स्टार लगा रहा हूँ। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकल रहे हैं जी, ठीक है जी, अल्फ़ा के और बीटा के। ज़रा वर्किंग हो जाए ना वहाँ पे, ज़रा मेरा दिल है एलोकेशन यही नीचे हो जाए कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। चलो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टोटल जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो हैं 18,000 किलोज, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेशियो होगी, देखो ना 10% तो हमने जीटा कर दिया ना, अब जो बाकी बचा है वो बाकी का 90% ही है ना, उसमें से 75% और 15% करना है, ठीक है ना। तो इसका 75% और इसका 15% जी। जी बेटा, तो अल्फ़ा के यूनिट्स आ गए 13,500 और बीटा के 2,700। हाँ 20,000 का लेंगे, सही कह रहे हैं, 20,000 का ही चलेगा काम। सॉरी जी, जी बेटा 15,000 और अब पूरे 20 हो जाएंगे, 15,000, 3,000 और 2,000, ठीक है। तो यूं भी कर ही सकते थे, वैसे यहीं पे लिख लेते थे, खैर चले, एक एक्स्ट्रा वर्किंग अब हमारे गले पड़ गई। चलें जी, यूनिट्स आ गए हैं टोटल। अब इन यूनिट्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 15,000 और 3,000, ठीक है जी। टोटल रेवेन्यू 975, 5,25,000। और अब मुझे टोटल भी आखिरकार चाहिए 15 लाख। ये जनाब टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल एनआरवी। जी बेटा को मसला यहाँ तक तो पूछ लें। चलें आगे। अब हमें एलोकेशन की ज़रूरत है, यहाँ जगह बची कोई नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से बड़ी प्लानिंग करके आया था, खुला खुला लिख के यहीं पे करेंगे हम एलोकेशन, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम करेंगे जनाब एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये फिर मैंने क्या निकाला है अभी तक, ये तो मैंने फिर एनआरवी ही कैलकुलेट किया ना जी, कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। असल में इसी के अंदर ही नीचे एक स्टेप आगे हो जाना था काम, लेकिन मेरा बोर्ड हो गया ख़त्म, मुझे ये यहाँ करना चाहिए था। खैर चलें, अच्छा जी। अब एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो अल्फ़ा और बीटा को हमने करना है, ऐसा ही है। तो अल्फ़ा के लिए टोटल कॉस्ट है 12 लाख, 12 लाख को हमने बांटना है 975 बटा 1500। ये कर दें ज़रा इस तरह से, 975 बटा 1500 जी, 780,000। एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ले जी डायरेक्ट यही निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब रह क्या गया, बीटा की कॉस्ट भी एलोकेट कर दें, 12 लाख। तो आपको सिर्फ सिखाना क्या था, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़रूरी है एनआरवी निकालने के लिए। अल्फ़ा ने तो फर्दर प्रोसेस होकर ही बिकना है ना, इसका मतलब ये है कि उसने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बिकना। जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बिकना तो इसकी एनआरवी कैसे हो सकती है बगैर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है ये, ठीक है। अच्छा, तो इनटू कितना, 5 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू आपका अपना नंबर 4,20,000, ठीक है जी। टोटल की अब ज़रूरत नहीं है, अब हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं और वो है प्रॉफिट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने पहली रिक्वायरमेंट पूरी की है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की प्रोसेस अकाउंट में से काम चलाया, ठीक है। उसके बाद अच्छा मज़े की बात यह है, उसने हमसे प्रॉफिट पर केजी मांग लिया है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अवेलेबल है, तो फिर कॉस्ट भी पर यूनिट निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है, निकाल लें। ये हमारे पास आ गई है एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर जॉइंट
प्रोडक्ट पर यूनिट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लेता हूँ। ये एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, टोटल है ये, तो मुझे ये जॉइंट पर यूनिट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। तो अल्फा के लिए इस 7,80,000 को डिवाइड कर दें। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये ए वर्किंग चल रही है ना, यही ये बी, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है अगर जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो बी डिवाइडेड बाय ए। ज़रा ध्यान से देखें, 52 रुपीज़ 52 पर यूनिट और रुपीज़ 140 पर यूनिट, वो भी मैं प्रॉफिट के अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, अब सीन ये है कि आपकी अल्फ़ा की जॉइंट प्रोसेस में से कॉस्ट है 52 रुपये और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 30 रुपये, तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 52 जमा 30, सेलिंग प्राइस है 95, तो पर यूनिट प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है। जबकि बीटा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कोई नहीं है, इसकी सिर्फ ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। तो अब रिक्वायरमेंट पे आए हम, मैं यूँ भी कर सकता हूँ, इधर देखें रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी जी, ज़रा बताएं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है जी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो रुपीज़ में, बताओ 12 लाख, ऐसा ही है। ये कहाँ से निकली, ले जी ये वर्किंग वन में, तो ये प्रोसेस अकाउंट मेरा उसने मांगा तो नहीं था ना, ये वर्किंग वन बन गई, यहाँ से जाके उसने कॉस्ट उठा ली। अब इसके लिए मुझे नहीं, एलोकेशन के लिए मुझे फिर आगे वर्किंग करनी पड़ी, वो फिर उसी हिसाब से रेफर करता जाता हूँ। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट एड्रेस करना ज़रूरी है ना। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी, तो प्रॉफिट पर केजी चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने ऑफ ए और बी चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा, टोटल तो नहीं ना बोला उसने, बीटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सवाल के अंदर गिवन है, पूरा लिखना रिक्वायरमेंट में। ठीक है, 95 और 175। सर ये बार बार क्यों लिख रहे हैं भाई, वहाँ पे एनआरवी निकाल रहे थे, यहाँ पे उसने प्रॉफिट कहा हुआ है। ये तो हमारी वर्किंग है, इस वर्किंग की बेस पर हमने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट किया है। ठीक है ना, अब तो उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ चले गए, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट जब बनेगी तो यही कॉस्ट दोबारा आ रही होंगी यहाँ पे, इससे परेशान नहीं होना। ये तो एनआरवी कैलकुलेशन की थी ताकि ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट को बांट सकें अल्फा और बीटा में। फिर वो प्रॉफिट टोटल की बजाय पर यूनिट की तरफ चला गया, तो हमने पर यूनिट निकाल दिया। टोटल प्रॉफिट कहता तो टोटल सेल्स लेते, टोटल कॉस्ट यहाँ से उठाते और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी टोटल में कर देते। ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेस करेंगे इसमें से, जॉइंट प्रोडक्शन है कोई नहीं ना, है कोई नहीं, लिखना है तो लिख लो, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 0, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ओके, तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी पर यूनिट, अब 52 और 140। ठीक है जी, बेटा इधर करेंगे, लेस करेंगे उसमें से, वो मैंने इकट्ठा लिख दिया था। ठीक है, इकट्ठा लिख देता हूँ कहते हैं, तो मैंने कहा ज़रा याद हो जाए जी। अल्फा के ऊपर मज़ीद 30 लगना है, बीटा पे नहीं लगना, तो प्रॉफिट आ गया। और कोई कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कोई है नहीं, 13 और 35, ये क्या आ गया जी, प्रॉफिट पर केजी। अब ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी किसी वर्किंग से निकली और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो गिवन थी। अब इस वर्किंग को, एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को आप वर्किंग नंबर 2 कह दें, या इसको वर्किंग 2 कह दें। कैलकुलेशन की तरफ चले थे हम, वर्किंग 2 ये निकालने चले, ये 30 तो गिवन था। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपने यहाँ पर निकाले, इसको आप कर लें वर्किंग 2.1 कर लें, चलें, या 3 भी कर सकते हैं, नहीं 2.1 ही करें, 2.1 करें, 2.1 करेंगे तो ये इसका एक्सटेंशन, क्योंकि इसके बगैर हमसे ये काम नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही है, ये हो गया काम। अब अगला काम हम क्या कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसके लिए ये वर्किंग नंबर 3 है। ये एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी कर ली, तो यहाँ पे मैंने जाकर लिखा वर्किंग 3। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को प्लान करना है आपने, छुट्टियों में जब सवाल कर रहे हो प्रॉपर तरीके से चलना है। सवाल को चलने दिया करें, सवाल जिधर को जाता है जाने दिया करें, एंड पे जाके फिर उसको ऐसे बेशक रेफ़र कर लिया करें। फॉर्मेट मैंने हमेशा आपको सारे CMA के अंदर सवाल करने का फॉर्मेट ज़रूर कहा है कि फॉलो करें, बाकी तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ वर्किंग्स को आप चलने दिया करें, जिधर को जाएँ।
कोई ट्री बना के कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है, मैंने कभी पाबंद नहीं किया। बच्चे का दिमाग ऐसे ही रुक जाता है खाम का। ठीक है, तो ये जनाब आपका सवाल हो गया, इसको मिटा दें। कितनी देर की हुई है रिकॉर्डिंग? हाँ 30 मिनट की हो गई है ना। इसको अपलोड करा दें और पार्ट A3 शुरू कर देते हैं।